नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करने वाले हैं आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की। हमने लगातार अपने अलग अलग शोज के जरिए रिटायरमेंट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को आप सभी तक पहुंचाया है। आज हम ये समझेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग कितना जल्दी आपको करनी चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या सही है, डेट या फिर इक्विटी में निवेश करें। साथ ही खासतौर पर एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की हम बात करेंगे। दो खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले परिचय करा दें आज के इस शो में। आज है हमारे साथ डीपी सिंह, चीफ बिजनेस ऑफिसर एसबीआई म्यूचुअल फंड। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। साथ ही हमारे साथ आज है पूनम रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। पूनम, आपका भी बहुत स्वागत है शो में। क्या खास आज हम शो में चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग कब और कैसे करें, रिटायरमेंट के बाद क्या इक्विटी में निवेश सही है, कैसा है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, साथ ही म्यूचुअल फंड निवेश से कैसे करें रिटायरमेंट की आप तैयारी। तो रिटायरमेंट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस हमेशा से मानी गई है। पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट पिलर रिटायरमेंट प्लानिंग माना जाता है आपके बाकी तमाम लक्ष्यों के अलावा। इसलिए सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूँगी डीपी सर कि जब रिटायरमेंट प्लानिंग की हम बात करते हैं पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में और आजकल के टाइम को ध्यान में रखते हुए, आपको क्यों लगता है कि एक जो 20s या 30s में जो युवा हैं उनको अपनी उम्र के इसी पड़ाव से रिटायरमेंट प्लानिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए? जी, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पहले भी सबको मालूम ही था कि विद इन फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम बात करते हैं तो रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत ही ज़रूरी विषय है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। परंतु ये पेंडेमिक के बाद या ये जो इनसिक्योरिटी या अनसर्टेनिटीज जो इस दौरान आई पिछले 1 साल में, उसके बाद इसकी जो ज़रूरत है और भी ज़्यादा महसूस होने लगी है और हर एक व्यक्ति ने इसकी ज़रूरत को समझा है। क्योंकि उनको पहले हम जब भी बात करते थे रिटायरमेंट प्लानिंग की तो हमेशा यही होता था कि ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हम 20 साल अभी तो शुरुआत की है, रिटायरमेंट प्लानिंग का तो बात कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है। मैच तो वही है, सारा मुद्दा भी वही है, परंतु अभी अनसर्टेनिटीज के बाद लोगों को इसकी अहमियत का एहसास बहुत ज्यादा हो गया है। और इसका अहमियत इसलिए है क्योंकि जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें उतना ही फायदा है। कि हमें मालूम है कि कंपाउंडिंग जो होती है, दिस इज कॉल्ड द 7th 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें अगर आपने कंपाउंडिंग का फायदा लेना है, सूनर द बेटर। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही उसका फायदा है। कम पैसे से आप एक बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं अपने लिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। अगर मेरी कोई व्यक्ति नौकरी में आज स्टार्ट कर रहा है तो उसको ये होना चाहिए कि हर महीने जो मेरे को पैसा मिलता है उसमें से कितना मेरे को अपनी सेविंग में रखना है, कितना इन्वेस्टमेंट में रखना है, और इन्वेस्टमेंट में से कितना हिस्सा मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए होना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक हो गया। तो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में यह भी समझना जरूरी है कि रिटायरमेंट प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है, क्योंकि कल का किसी को नहीं मालूम और आपको किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव में किसी भी स्थिति में अपने पास एक अच्छा खासा फंड रखना बेहद जरूरी है, खासतौर पर तब जब आपके कामकाजी साल नहीं रहेंगे। तो डीपी सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरी बात अच्छे से समझाई है। पूनम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा डीपी जी ने भी कहा कि डेफिनेटली जितना जल्दी शुरुआत करें उतना बेटर, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा इससे डेफिनेटली मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, वो ये है कि हम जब भी प्लानिंग करते हैं, हम क्योंकि आज रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस कर जाते हैं ज्यादा आमतौर पर, और वो है महंगाई। हम सबको मालूम है, अगर मानिए हम अपने 30s में हैं और अब 30 साल के बाद की रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं और हमने सोच लिया चलिए लगभग 70 लाख तक का हमें रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, लेकिन क्या 70 लाख की वैल्यू आज से 30 साल के बाद उतनी ही रहेगी? हमारे मेडिकल खर्चे और बाकी तमाम खर्चों को ये 70 लाख क्या पूरे कर पाएंगे? तो महंगाई को मात देने वाली रिटायरमेंट प्लानिंग कैसी हो?
ये इन्फ्लेशन जो है स्वाति, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की जिसको अगर कंसिडर न किया गया तो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में पूरी जो आपने अपने रिटायरमेंट की पिक्चर बना रखी है उसमें पूरा एक गैप आ जाएगा। देखिए एज अ प्लानर हम जब प्लानिंग बताते हैं और जब हम सोचते हैं अपने रिटायरमेंट के बारे में, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि हर एक व्यक्ति को अपना एक रिटायरमेंट का जो विजन है, एक पिक्चर है, वो ऐसा खुशनुमा होना चाहिए जहाँ पे वो अपना मनचाहा पैशन फॉलो कर सकता है, उसे और कमाई की टेंशन ना हो और वो अपनी मर्जी की जगह घूमने जा सकता है। क्योंकि आजकल 60 साल का जो रिटायरमेंट एज है उसमें एवरीबडी इज वेरी फिट, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई बीमारियां लग जाती है और वो किसी काम के लायक नहीं रहते। तो एक खुशनुमा रिटायरमेंट की अगर हम एक पिक्चर देखते हैं और उसे हमें फुलफिल करना है इफेक्टिवली, तो आपको इन्फ्लेशन के बारे में बहुत बारीकी से देखना होगा स्वाति। क्योंकि जो आपने अभी बात करी कि 70 लाख का कॉर्पस, तो एक रैंडम फिगर नहीं चलेगा। क्योंकि जो इन्फ्लेशन अभी ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन फेज, यानी जब तक हम रिटायर नहीं होते तब तक नहीं, आगे भी जब आप रिटायर हो जाएंगे तब भी इन्फ्लेशन का सामना तो हमें करना ही होगा। तो अगर इसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो अगर मान लीजिए कि आपका 50,000 रुपया एक मंथली एक्सपेंस का फिगर है अभी, और अगर मैं उसको 25 साल के बाद देखती हूँ कि वो 8% की अगर भत्ता लगाएं, हम इन्फ्लेशन का भत्ता लगाएं, तो जो रकम 50,000 आज चाहिए उसकी वैल्यू 3.5 लाख रुपए हो जाएगी 50 साल के बाद, 25 साल के बाद, और अगले 25 साल भी उसे इन्फ्लेशन से तो जूझना ही होगा। तो आपको जो कॉर्पस चाहिए 3.5 लाख रुपए प्रति माह इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको मिलते रहे, तो कम से कम 4 से 5 करोड़ का आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए। और जैसे सिंह सर ने बताया कि जो जल्द शुरुआत करेंगे तो इस फिगर को अचीव करने के लिए बहुत छोटे रकम से आप कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हुए महज 4 से 5,000 रुपए प्रति माह के इससे SIP के जरिए, म्यूचुअल फंड या जो भी आप रूट समझते हैं, उससे आप अचीव कर सकते हैं ये गोल। इसलिए अगर महंगाई का भत्ते को ध्यान में न रखा गया तो आपकी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग फेल हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग में। अगर आप अभी से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, आप अभी अपने लेट 20s में हैं या 30s में हैं, तो आपको एक महंगाई का फिगर भी, मतलब इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात डीपी सर ये आपसे समझना चाहेंगे कि जब भी हम बात करते हैं कि किन किन तरीकों से हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में हमें निवेश करना है, तो डेट का जिक्र आता है और इक्विटी का जिक्र आता है। हमें ये भी मालूम है कि एफडीज में लोग भी काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक निवेश करते रहते हैं, वो एक ऑप्शन है। और हमारे कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, उसमें 15-15 साल के लॉक इन के साथ आप रिटायरमेंट प्लानिंग का भी एक गोल कर लेते हैं, और बहुत सारे हैं। तो अगर रिटायरमेंट के बाद स्पेशली अगर मैं समझूं डेट में अगर निवेश करना है, तो वो तरीका आपको कैसा लगता है कि रिटायरमेंट के बाद आप एक सुरक्षित डेट निवेश की तरफ सिंपल तरीके से अपना प्लानिंग आगे बढ़ाएं? ये बहुत ही एक अहम सवाल है आपका कि अगर आप रिटायर हो गए हैं और आपको अपना पैसा किधर कैसे रखना है, तो उस वक्त ये बहुत जरूरी है कि आपका जितना भी पैसा, आपका रिटायरमेंट का पैसा आपके पास बन गया है, तो उसको किस विकल्प में डाला जाए, ताकि एक तो आने वाले टाइम में भी आपके रिटायर्ड लाइफ में भी आपको जो पैसा आपको वापस मिले, कैश फ्लो जितना आपको चाहिए वो आपको मिलता रहे, और एक वो टैक्स एफिशिएंसी बहुत जरूरी है उसमें। क्योंकि जब जो एक ज्यादा अमाउंट एक अमाउंट के ऊपर का होता है, जैसे हमारे इनकम टैक्स लॉज हैं आज की डेट में, कि एक अमाउंट के बाद 3,60,000 या जो भी जितना भी अमाउंट आज के टैक्स लॉज के हिसाब से है कि उसको ऊपर टैक्स लगता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि उसको ऐसे विकल्प में डाला जाए कि पैसा जो आपको आए उसके ऊपर टैक्स की दर बहुत कम हो। और डेट में कर सकते हैं, परंतु उसमें क्या है कि आपको ये भी मालूम है कि डेट में सेफ्टी तो है, परंतु साथ में उसका रिटर्न भी कम रहता है। अगर हम थोड़ा लंबा समय, अगर मेरे पास रिटायरमेंट के बाद सपोज 70 लाख रुपए, जैसे पूनम जी ने बात की कि 70 लाख रुपए मेरे पास है, तो मेरे को 70 लाख रुपए को 1 साल में तो खर्च करना नहीं है या 2 साल में खर्च करना नहीं है।
तो उसमें उसका इस तरह से करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म डेट में लाइक लिक्विड फंड फॉर 6 मंथ्स, फिर मीडियम टर्म फंड में जो कि 6 महीने से लेके 2 साल तक का समय है उसमें लगा दिया जाए। उसके बाद लॉन्ग डेट में लगा दिया जाए 2 साल से 4 साल तक वाला पैसा, और जो पैसा मेरे को लगता है कि मेरे को 3-4 साल के बाद की ज़रूरत है, उसका एक बड़ा हिस्सा इक्विटी में लगाना चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा है, अगर हम जब से हमारी मार्केट शुरू हुई है, अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं, तो 5 साल से ऊपर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इक्विटीज़ ने आपको नेगेटिव रिटर्न दी हो, और आम तौर पे आपको डेट से करीब 300 से 400 बेसिस पॉइंट या 3 से 4% उसको बोल दें, ज़्यादा रिटर्न उसमें आ जाता है। तो अब किसी भी एज में है, किसी भी व्यवस्था में है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा डेट में भी, सिर्फ डेट एक चीज़ नहीं होती, डेट में कई फंड आ जाते हैं। तो हमें सबका ध्यान रखना है कि कितना शॉर्ट टर्म के लिए, कितना मीडियम टर्म के लिए, और इस तरह से उसका जो करना है, बाँटना है कि आपकी टैक्स एफिशिएंसी भी बनी रहे। और उसमें पूनम जी जैसे जो फाइनेंशियल प्लानर हैं, इनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनके साथ बैठ के अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी और ज़िम्मेवारियों के हिसाब से, या आपका और कोई इनकम सोर्स है उसके हिसाब से, हर एक व्यक्ति का प्लानिंग डिफरेंट रहेगा। बट यस, डेट में कुछ पोर्शन होना ही चाहिए, जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए 1 से 2 साल के लिए, जो कि आपको जिसमें कोई अनिश्चितता ना रहे। जी बिल्कुल सर। तो टैक्स एफिशिएंसी के लिहाज से डेट में कुछ पोर्शन आपको स्पेशली 60 इयर्स के बाद रखना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से सर ने समझाया है। लेकिन पूनम एक बात बताइए, जिस हिसाब से हम बढ़ती उम्र की बात कर रहे हैं, लॉन्जेविटी बढ़ती जा रही है, महिलाएं भी उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लोग अब मतलब 75-80 इयर्स तक तो हम मान ही रहे हैं कि हाँ, अब जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट के बाद अगर कोई फुल ऑन इक्विटी में जाना चाहे, क्योंकि कई दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या आप रेकमेंड करेंगे कि आप फुल ऑन इक्विटी में निवेश करना शुरू कर दें, क्योंकि लाइबिलिटीज आपकी तो कम हो जाती हैं, इसलिए क्यों ना इक्विटी में थोड़ा बहुत रिस्क लेकर एक अच्छा खासा कॉर्पस बनाया जाए। स्वाति, जैसे सर ने बताया कि डेट में होना जरूरी है, साथ में इक्विटी में होना जरूरी है, मैं उससे फुल्ली अग्री करती हूँ। आपका पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड होना चाहिए। इनफैक्ट योर एज माइनस योर 100 उतना परसेंट ही हम इक्विटी में रखना चाहिए। दैट्स द थंब रूल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ हाउ मच इक्विटी शुड यू हैव। तो समझ लीजिए जैसे आपकी उम्र अगर 60 साल है, जहां आप रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर रहे हैं, तो 40% आप इक्विटी में रख सकते हैं और 60% आपका डेट में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आफ्टर ऑल इक्विटी बहुत ही एक जोखिम भरा निवेश है। उसमें लॉन्ग टर्म में तो आपके पैसे जरूर बनते हैं, मगर शॉर्ट टर्म क्योंकि यहाँ हमें शॉर्ट टर्म का ध्यान रखना है, बिकॉज आपकी इनकम बिल्कुल नहीं है और आपके एक्सपेंडिचर कंटिन्यूअस हैं और फिक्स्ड है। तो उसका भी ध्यान रखने के लिए आपको कुछ ऐसे फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट रखनी होगी, जहां आपको महीने का आपका खर्च जो है चल रहा है। जैसे सर ने बताया कि फर्स्ट 3 इयर्स का तो आपको डेट में रखना चाहिए, जहां से आपको कैपिटल सेफ्टी रहे और आपका पैसा आता रहे। पर जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो आप इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए बहुत जरूरी है ऐसा कोई एक इन्वेस्टमेंट जिसमें आप इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा पाए, और इक्विटी से बेहतर कोई ऐसा रूट नहीं है। और हम देख ही रहे हैं जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स कम होती जा रही हैं। आज हमको बैंक एफडी में 5.5% से ज्यादा कहीं नहीं मिल रहा, और धीरे धीरे वी आर लुकिंग एट 3.5% इंटरेस्ट रेट। तो ऐसे निवेश जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है, जिसका एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, जैसे 10 साल के लिए हमें प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना है। ये एक डेट प्रोडक्ट कैटेगरी में ही आएगा, जिसमें 7.4% अगले 10 साल तक इन्वेस्टर को मिलता है। उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, वो भी डेट कैटेगरी में मैं मानूंगी, उसमें भी 7.4% मिलता है। और जो पेंशन स्कीम्स हैं जिसमें एक आपकी रेट ऑफ रिटर्न फिक्स हो जाती है फॉर द नेक्स्ट, जब तक आप जिएंगे तब तक मिलती है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे स्कीम्स में जरूर पैसा लॉक करना चाहिए। और जो बाकी बचा यानी 40% ऑफ योर कॉर्पोरेट आपको इक्विटी में जरूर निवेश करना चाहिए, वरना आपके इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपको आपके खर्च पूरे नहीं हो पाएंगे।
जी, तो पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों का एक अच्छा जिसको कहते हैं मिश्रण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर हम आपके 60 साल के बाद की लाइफ स्पैन की बात करें और आपके फाइनेंशियल लाइफ की बात करें तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम खास तौर पर एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के बारे में भी जानेंगे, उसकी खासियत भी समझेंगे और 60 के बाद आपको मंथली इनकम पानी है तो एसडब्ल्यूपी एक मैजिकल जो ये आपका पैसा कमाने का एक तरीका है उस पर भी चर्चा करेंगे। देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम करा रहे हैं आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, डीपी सिंह चीफ बिजनेस ऑफिसर एसबीआई म्यूचुअल फंड, साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा से हम बातचीत कर रहे हैं। मतलब आज हम जान रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान आपकी जिंदगी कैसे आसान बना सकता है और खास तौर पर एसबीआई के रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। डीपी सर, एसबीआई के रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के बारे में दर्शकों को जरा बताएं, क्या खासियत है इसकी। चलिए सर से थोड़ी देर में बात करते हैं, डीपी सिंह जी से एक बार फिर से संपर्क हम करेंगे। इस बीच पूनम रुंगटा से पहले जरा समझते हैं, जो ब्रेक पर जाने से पहले पूनम मैंने खास तौर पर ये बोला था कि अगर आपको 60 के बाद मंथली इनकम चाहिए, ये सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप नौकरी पेशा है तो आपकी मंथली इनकम तो डेफिनेटली आपके रिटायरमेंट के बाद बंद हो जाती है। अब आपको जरूरी खर्चों के लिए पैसे भी तो चाहिए, तो एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान काफी ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। तो एसडब्ल्यूपी के जरा इस खूबी के बारे में बताएं। देखिए एसडब्ल्यूपी जैसे आपने राइटली कहा, इट्स दैट मैजिकल वे जिससे कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को बहुत आराम से पूरा कर सकते हैं ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट। और साथ ही एसडब्ल्यूपी के थ्रू अगर हम प्लानिंग करते हैं तो आपका जो कैपिटल सेफ तो रहता ही है, साथ में बढ़ता भी है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, जो बिल्कुल एसआईपी का उल्टा है। एसआईपी में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप हर महीने दर महीने एक फिक्स्ड रकम, फिक्स्ड डेट को एक फंड में निवेश करते हैं और जिस दिन आपका रिटायरमेंट शुरू होता है उस दिन एसआईपी बंद करके वो जो कॉर्पस इकट्ठा होता है उसमें आप एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का मैंडेट लगा देते हैं फॉर द अमाउंट आपको जरूरत है अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए, और वो एक पर्टिकुलर डेट को अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे आप आसानी से अपने घर खर्च की सारी जरूरतें पूरे कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल आपका 4 करोड़ रुपया आपने एसआईपी के जरिए इकट्ठा कर लिया था, अब वो 4 करोड़ में से जैसे हमने कैलकुलेट किया कि 3.5 लाख रुपए आपको चाहिए प्रति माह अपने घर के खर्च के लिए, तो आप 3.5 लाख रुपए का मैंडेट लगा देते हैं। वो आपके अकाउंट में एज अ विड्रॉल ट्रीट होता है, नॉट एज अ लोन और नॉट एनी अदर दिस थिंग। वो विड्रॉल के जैसे आपके अकाउंट में आ जाता है और बाकी जो पैसा है 4 करोड़ माइनस 3.5 लाख वो आपका शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहता है और वो उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करता है। तो हमने एक स्टडी करी है स्वाति, जिसके जरिए अगर 15 साल हम अपना पैसा रखते हैं, फॉर एग्जांपल 4 करोड़ मैंने रखा और ऐसा एसडब्ल्यूपी के जरिए मैं प्रति माह उसमें से खर्च के लिए निकालती रही, तो 15 साल के बाद 4 करोड़ जो मैंने डाले थे वो भी बढ़ के 7 to 8 करोड़ हो जाते हैं। और साथ ही मेरा जो घर खर्च भी बहुत आराम से चलता है, क्योंकि धीरे धीरे मुझे 3.5 की बजाय 4.5 लाख की जरूरत पड़ सकती है महंगाई भत्ते के हिसाब से। तो एसडब्ल्यूपी एक्चुअली वो एक मैजिक टूल है जिसके जरिए आप अपना रिटायरमेंट बहुत आराम से चला सकते हैं। और दूसरी बात, पैसा लॉक इन नहीं है, कभी इमरजेंसी आई तो आप कभी ज्यादा भी निकाल सकते हैं और उसमें किसी तरीके की पेनल्टी या कोई ये नहीं है। और जो आप इनहेरिटेंस छोड़ना चाहते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वो भी बखूबी से करी जा सकती है। यानी हर तरफ से विन विन सिचुएशन है अगर एसडब्ल्यूपी आपके पोर्टफोलियो में है तो। और जैसे एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं फेसबुक पर, पूनम की एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान डेट से करना सही कि इक्विटी से करना सही? यूजुअली स्वाति आई वुड रेकमेंड कि उसे आप एक लार्ज कैप जो बहुत अग्रेसिव नहीं होता उस फंड से करें, क्योंकि आपको इक्विटी का उसके अंदर पूरा पार्टिसिपेशन देना चाहती हूँ, पर क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म के लिए है, पर फॉर रिटायरमेंट पीरियड हम क्लाइंट की जो रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं।
तो यूजुअली हम एक हाइब्रिड फंड यानी जिसके अंदर इक्विटी और डेट दोनों हो वो लेना पसंद करते हैं। पर अगर आपके पोर्टफोलियो में आपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड करे हुए यानी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड करें तो आप 100% इक्विटी में भी जा सकते हैं, वरना हाइब्रिड फंड आर मोर रेकमेंडेड। ये हर निवेशक की खुद की क्या करंट पोर्टफोलियो और क्या उसका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। ये एक जनरली हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि इसी तरह करना चाहिए, क्योंकि हर ही फंड में आपको एसडब्ल्यूपी की सुविधा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूनम, ये हम तो डेफिनेटली निवेश की तो बात कर ही रहे हैं, हमने म्यूचुअल फंड्स का जिक्र किया, इक्विटी का जिक्र किया, डेट का जिक्र किया, उसमें एसडब्ल्यूपी का भी हमने जिक्र किया है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारी इंश्योरेंस की ज़रूरतें होती हैं, तो रिटायरमेंट प्लानिंग में एक और जो एक इम्पॉर्टेंट प्लानिंग उसके अंदर आती है वो इंश्योरेंस प्लानिंग भी होती है। तो इंश्योरेंस प्लानिंग को किस तरीके से आपको प्लान करते हुए अपने 60 के बाद की जिंदगी को आसान करना चाहिए? देखिए, बेसिकली आप अगर इंश्योरेंस को बारीकी से समझेंगे, लाइफ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली, तो वो तभी तक अहम है जब तक आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस जरूरी है। 60 होता क्या है कि 60 साल की उम्र में यूजुअली आपके सब लोन्स पूरे हो जाते हैं, आपकी जो भी बच्चों के रिलेटेड जो आपकी लायबिलिटीज हैं उनकी हायर स्टडीज, उनकी शादी ब्याह, ये सब पूरे हो जाने की वजह से जो फाइनेंशियल लोड है एक इंडिविजुअल के ऊपर वो कम हो जाता है। और आप ऑलरेडी अगर प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक कॉर्पस भी इकट्ठा हो जाता है, साथ ही आपको रहने के लिए आपका खुद का घर होता है, यानी एसेट्स भी होते हैं। तो एज अ रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एज इंश्योरेंस, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग में लाइफ इंश्योरेंस की इतनी ज्यादा महत्वता नहीं है, मगर ये जो अभी प्लान लॉन्च हुआ है एसबीआई का, उसमें ये एक फीचर इंक्लूड किया गया है कि आपको 4 साल के बाद आपको 100 टाइम्स ऑफ योर मंथली SIP अमाउंट आपको इंश्योरेंस भी मिलती है, विच इज एन एडेड फीचर। बहुत ही अच्छा फीचर है ये, क्योंकि पैसा तो हमेशा काम ही आता है, कभी वेस्ट नहीं होता। पर एज अ रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस की जो नीड होती है वो रिटायरमेंट में कम हो जाती है। और उसमें भी इमरजेंसी जो फंड होता है, क्योंकि हमने कोविड के टाइम पे इमरजेंसी फंड की जरूरत को भी समझा है, तो खासतौर पर जो टुवर्ड 60 हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए इमरजेंसी फंड का महत्व है। उनको एक कॉर्पस क्रिएट करना चाहिए, और कितना कॉर्पस वो क्रिएट करें? इनफैक्ट स्वाति, इमरजेंसी फंड की जो नीड है वो रिवाइज हुई है आफ्टर द कोविड। पहले हम कहते थे कि 3 to 5 months ऑफ योर मंथली इनकम आपके पास इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए, पर अब जो सिचुएशन हमने फेस की है, जो हमें लग रहा है कि आगे भी कभी हो सकती है, तो आपको कम से कम स्पेशली रिटायर्ड पीपल को 6 months मिनिमम एंड मैक्सिमम 12 months का एक इमरजेंसी फंड, महीने का जितना पैसा आपका खर्च होता है उतना जरूर रखना चाहिए। और लाइफ इमरजेंसी फंड 1 साल तक का। बिल्कुल पूनम, डीपी सिंह जी से बात करते हैं, हमारे साथ एक बार फिर से शामिल हो गए। डीपी जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। एसबीआई रिटायरमेंट फंड के बारे में तमाम दर्शक समझना चाह रहे हैं, क्या खासियत है इसकी? देखिए, इसमें हमने 4 विकल्प रखे हैं। इसमें हमने इसको इस तरह से किया है कि आपका कोई भी, चाहे ये एक अति आवश्यक चीज़ है कि आप जितना जल्दी रिटायरमेंट का प्लानिंग शुरू कर सकें उतना अच्छा है, परंतु फिर भी मतलब जिस भी एज ग्रुप में आज मैं हूँ, अगर मैं आज शुरू करना चाहूँ तो मेरे लिए क्या विकल्प है। तो हमने 4 विकल्प रखे हैं। एक है एग्रेसिव प्लान, जिसमें 100% पैसा जो है 80 to 100% इक्विटी में डाला जाएगा, और 0 to 20% जो है हमारा जो है डेट इंस्ट्रूमेंट में रहेगा। तो ये उन व्यक्तियों के लिए है जिनके पास अभी बहुत टाइम है, जो आज की डेट में लेट 20s, मिड 30s और अप टू 40 ईयर्स तक हैं। उनके लिए ये, क्योंकि उन्होंने रिटायर होने में अभी टाइम है, तो वो इसमें एक लंबा टाइम के लिए इसमें लगा सकते हैं पैसा एग्रेसिव प्लान में। और वो व्यक्ति जो अभी बीच में है या अर्ली लेट 40s में या मिड 40s में है, उनके लिए हम ये कहते हैं कि ये गोल्डन रूल है, परंतु हर एक व्यक्ति की जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज डिफरेंट, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स रूल है। तो दूसरा हो गया कि मॉडरेटली अग्रेसिव, जिसमें हम बैलेंस फंड की तरह लगाते हैं पैसा, जिसमें अप टू 75% इक्विटी में हो सकता है, 60 to 75%, और रिमेनिंग जो है डेट में रहेगा।
ऐसे ही एक हमारा तीसरा जी। जो विकल्प है उसमें ज्यादा पैसा डेट में रहेगा परंतु कुछ पैसा इक्विटी में जरूर रहेगा, जिसमें जिसको हम जैसे हमारा जी। कंजर्वेटिव डेट फंड होता है या जिसको आमतौर पे एमआईपी के तौर पे जाना जाता है, जिसमें अप टू 75-80% डेट में रहता ओके है और सर। 20% इक्विटी में रहता है। और चौथा जो है वो कंजर्वेटिव है जिसमें ज्यादा पैसा डेट में ही रहता है, अप टू 100% इट कैन बी इन डेट। और उसमें हमने इसके अलावा डेट और इक्विटी के अलावा गोल्ड ईटीएफ भी रखा है और इक्विटीज में जी। डेट में हम कुछ फॉरेन इक्विटीज का भी ओके। रखा है, उसमें भी हम पैसा लगा सकते हैं ये चारों विकल्पों में। परंतु उसके अलावा जो है एक जी है सर। बाई चॉइस। चाहे मेरी एज आज की डेट में अगर मैं 55 साल का भी हूँ और मेरे को अगर पैसा लगाना है और मेरे को पता है कि मैं वैसे में जा सकता हूँ, मैं 5 साल के बाद, अपनी मैं चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं पूरे का निवेश। पूरा पैसा 100% इक्विटी में डाल सकता हूँ, एग्रेसिव फंड में डाल सकता हूँ। ओके सर, बिल्कुल सर। तो एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड बहुत खासियत 4 प्लान में निवेश का विकल्प आप सभी के सामने है, जो डीपी सिंह ने हमें समझाया अच्छे से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। और पूनम आपका भी बहुत शुक्रिया मनी गुरु में शामिल होने के लिए। तो आज के शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।